नमस्कार। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि बच्चों हमने पिछले अध्याय में संसाधनों के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हमारा सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है भूमि। सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि पाई जाती है और लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है। 30% भाग पर भूमि पाई जाती है और लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है। देखा जाए तो ये जो 30% भाग पर भूमि पाई जाती है, इसमें पूरी तरह भूमि आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत और संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। आगे है बच्चा भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, खनिज है और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निजी भूमि, दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जो निजी भूमि होती है वो व्यक्ति के स्वामित्व में होती है, जबकि जो सामुदायिक भूमि है जो समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों और नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करने में किया जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।
आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थल पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है? जैसे बढ़ती जनसंख्या व उसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य जो भूमि है उनके बड़े पैमानों पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। भूमि संरक्षण हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूमि के संरक्षण के लिए हमें तो वनों को लगाना, भूमि का उद्धार और रासायनिक जो कीटनाशकों और उर्वरकों की गुणवत्ता का उपयोग करना, इन तरीकों से हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अगला आता है मृदा। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण वाली जो आवरण की पतली परत होती है वह मृदा कहलाती है। साधारण सी भाषा में हम मृदा को मिट्टी भी बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों की सही मिश्रण मृदा उपजाऊ बनाता है। इसके आगे आता है बच्चों भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्यतः रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली जो घाटी के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय बन जाता है। आगे आता है न्यूनीकरण क्रियाविधि। न्यूनीकरण क्रियाविधि भूस्खलन प्रवासी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार निर्माण, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति का आवरण वृद्धि, वनस्पति लगाना, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता के नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय
कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक जो गुणधर्म है, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। जैसे उच्चावच है तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वैसे ही जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसी तरह समय द्वारा परिच्छेदी की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, जो प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। यही मुख्य कारक है जो हमारी भूमि को विनाश या नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा संरक्षण के कुछ विधियां निम्न प्रकार है जो आगे बताया जाएगा। मृदा संरक्षण के कुछ विधियां निम्न है। जो पहला है मल्च बनाना। मल्च बनाने का अर्थ होता है पौधे के बीच जो अनावृत जो भूमि होती है, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से या चट्टानों से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। इसके बाद है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखियों के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसके बाद आता है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। लाइन से पेड़ पौधे लगाना ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इससे अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके आगे है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। इसके आगे बच्चों बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये मृदा संरक्षण की विधियां हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। जो भी आप लोगों के इस अध्याय में कुछ समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो।